हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारे देश में एडवोकेट्स के बारे में और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंटली हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट फैसले के बारे में जिसने हमारे देश के सभी एडवोकेट्स को एक सुपर पावर दे दी है। लेकिन इन सारी चीजों से पहले बात करते हैं मेरे पीछे की इस तस्वीर की, जो कि दिखाती है हमारे देश में ईडी और दूसरी ऐसी एजेंसीज के बारे में। हम सब ने ऐसी फोटो को कई बार देखा है, बार बार देखा है, जब कभी भी बात मीडिया न्यूज में आती है आईटी की रेड की, सीबीआई रेड की और ईडी के रेड की। लाखों रुपए आपका बरामद हुए, करोड़ों रुपए बरामद हुए, किसी ने कोई डिफॉल्ट किया, किसी ने कोई स्कैम किया, हर ऐसी जगहों पे ईडी हमारे देश में एक्टिव रहती है। इसी चीज से एक सवाल पूछना था आपसे कि हमारे देश में ईडी और ऐसी एजेंसी ज्यादा पावरफुल हैं कि एडवोकेट्स। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे एडवोकेट ज्यादा पावरफुल है, बहुत सारे लोग बोलेंगे ईडी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक्चुअल में एक सही लीगल प्रोफेशनल बोलेगा कि ये कंपैरिजन ही गलत है। दोनों का वर्क डोमेन अलग है और दोनों की पावर्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की पावर क्लैश को साथ में डील किया और एक इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया। आज हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं वो एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस था हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो और जजेस की बेंच का। चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन बी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करी कल, यानी कि अक्टूबर 31 2025 के दिन तारीख को। केस का नाम है समनिंग ऑफ एडवोकेट्स हु गिव लीगल ओपिनियन और रिप्रेजेंट पार्टीज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये मामला कुछ ऐसा है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर एडवोकेट को समन किया। एक थे एडवोकेट अरविंद दातर और दूसरे थे प्रताप वेणुगोपाल। और इनको समन ईडी ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को लीगल एडवाइस करी थी जिसके ऊपर ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। अब इस मसले पे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति यानी कि ये वकील उस व्यक्ति के साथ मिला हो। ईडी ने भी इसी प्रोस्पेक्ट के साथ समन किया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में अगर कोई किसी मर्डरर का या किसी रेप अक्यूज का इलाज कर दे तो क्या उस डॉक्टर को भी उस रेप के लिए आरोपी माना जाएगा? या क्या उस डॉक्टर के ऊपर भी शक किया जा सकता है कि शायद वो भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा था? नहीं, हमारा लीगल प्रोफेशन भी कुछ ऐसा ही है। कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा प्रूव्ड क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन उसके पास भी अधिकार होता है कि वो कोर्ट में अपना साइड रिप्रेजेंट कर सके और उसके लिए उसको एक वकील की जरूरत पड़ेगी। और अगर इस सिचुएशन में ईडी ने इन चीजों को लेकर वकील को समन करना शुरू किया तो हमारे देश का जो लीगल प्रोफेशन है वो धीरे धीरे कोलैप्स करने लगेगा। और ये सारी बातें मैं नहीं, हमारे देश के जितने भी वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। अब इस सिचुएशन में जैसे ही ये समन सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर एडवोकेट्स के पास पहुंचे, सारे एडवोकेट्स ने इस मामले में बहुत ज्यादा चिंता जताई और इस सिचुएशन में अल्टीमेटली ईडी को इस मामले को वापस लेना पड़ा, यानी कि ईडी ने इन समन को खुद ही वापस ले लिया। लेकिन इसके बाद यह मामला एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच में पहुंचा जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस के वी विश्वनाथन, जो कि अपकमिंग चीफ जस्टिस भी हैं। उन्होंने जब इस मैटर को देखा और इस मैटर की सीरियसनेस को समझा तो उन्होंने इस मैटर को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के पास भेज दिया, जिस बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अब चलिए समझते हैं यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस क्या दिए। चलिए समझते हैं। हमारे देश में न्यू क्रिमिनल लॉ आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसके अंदर एक सेक्शन है 132 जो कि एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज के बारे में बात करता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि किसी भी एडवोकेट को आप समन नहीं कर सकते केवल इसलिए कि वो कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि उसके क्लाइंट ने उसको बताई है वो उसको बताएं। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक क्लाइंट अपने किसी भी मामले में लीगल एडवाइस चाहता है या केस लड़वाना चाहता है तो वो एडवोकेट को अपने बारे में बहुत कुछ बताएगा। ईडी केवल उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कभी भी उस एडवोकेट को समन नहीं कर सकती कि उस व्यक्ति ने आपको जो बताया आप हमें बता दीजिए, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 132 बीएसए के तहत प्रोटेक्टेड है। और यहां पे उन्होंने ये भी बोला कि सर इलीगल पर्पस या फिर कोई फ्रॉड जैसी सिचुएशन हो तब ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल करेगा और उसी सिचुएशन में आप एक एडवोकेट से ऐसी इंफॉर्मेशन को सीख कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि अगर आप कभी भी किसी एडवोकेट को ऐसा समन भेजते हैं तो सबसे पहले उस समन में आपको ये स्पेसिफाई करना है कि आप एग्जैक्टली कौन से एक्सेप्शन के तहत ये समन दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली तो आप समन भेज ही नहीं सकते। साथ ही साथ आपको किसी सुपीरियर ऑफिसर जिसकी रैंक कम से कम एसपी की होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ ये जुडिशियल रिव्यू भी किया जाएगा, उसके बाद ही एक समन का प्रोसेस हम कंप्लीट मानेंगे, यानी कि इसमें जुडिशियल रिव्यू का भी ऑप्शन है। अब इस सिचुएशन में दूसरी बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या है सर? अब जाहिर सी बात है कि अगर एक क्लाइंट है जो किसी एडवोकेट के पास गया है तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उसको देता है। इस सिचुएशन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और दूसरी ऐसी एजेंसीज एडवोकेट को समन करके वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांग सकती। क्यों? क्योंकि सर ये भी एक लीगल प्रिविलेज है जो कि उस एडवोकेट को मिली हुई है। इस सिचुएशन में ये बोला गया कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि एक्सेप्शन के अंडर फॉल नहीं करते उन डॉक्यूमेंट्स को सीक नहीं किया जा सकता। लेकिन हां, अगर कोई फ्रॉड, स्कैम या कोई ऐसा
डॉक्यूमेंट है जो कि गलत है और एक्सेप्शन के अंडर फॉल करता है, उसको ईडी डिमांड कर सकती है। क्रिमिनल केसेस में आपको सेक्शन नंबर 94 बीएनएसएस को फॉलो करना है, सिविल केसेस में आपको 165 बीएसए को फॉलो करना है, और जो ऑर्डर नंबर 16 रूल 7 है सीपीसी का, उसको फॉलो करना है। अगली चीज आती है डिजिटल डिवाइसेस की। अब डिजिटल डिवाइसेस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कभी भी कोई भी ऐसी एजेंसी किसी डिजिटल डिवाइस को सॉर्ट कर रही है तो उस सिचुएशन में वो प्रोड्यूस करी जाएगी उस जुरिस्डिक्शन के न्यायालय के सामने और वो डायरेक्टली पुलिस को नहीं दी जाएगी, ताकि इस बात को तय किया जा सके कि ये किसी भी एडवोकेट के राइट को वायलेट तो नहीं कर रहा है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी बोला कि जिस भी कोर्ट के पास ये मामला पहुंचेगा वो सबसे पहले क्लाइंट और एडवोकेट दोनों को नोटिफाई करेगी, उनके ऑब्जेक्शंस को सुनेगी, ताकि ये बात तय करी जा सके कि इस डिवाइस को मंगवाना है भी या नहीं, और उसके बाद पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर किया जाएगा ताकि किसी भी हाल में कोई भी ऐसा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर ना आए। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट रूलिंग आती है इन हाउस काउंसिल की। सवाल यह है कि एक इन हाउस काउंसिल होता क्या है। इन हाउस काउंसिल मतलब मैं किसी कंपनी में इन्वॉल्व हूं, अगर एक कंपनी मुझे अपना परमानेंट एडवोकेट हायर कर ले या मैं उस कंपनी का एक एम्प्लॉय बन जाऊं और मेरा काम ही यह है कि मैं कोर्ट में उस कंपनी को रिप्रेजेंट करूं, तो इस सिचुएशन में मुझे एक एडवोकेट नहीं माना जाएगा और इसीलिए ये जो पूरी रूलिंग है ये इन हाउस काउंसिल के ऊपर नहीं लागू होगी। तो यहां पे बोला गया कि सर 132 का जो प्रोटेक्शन एडवोकेट्स को दिया गया है वो इन हाउस काउंसिल्स को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 134 में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट किया गया है, वो इन हाउस काउंसिल्स को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली ये पहला ऐसा केस आया हमारे देश में सेक्शन 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो बहुत ही लैंडमार्क माना गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे देश के सभी वकीलों को एक मेजर सुपर पावर दी इस केस ने, और वो ये थी कि अगर वो कभी भी किसी क्लाइंट को डील करते हैं जो किसी इंफोर्समेंट एजेंसी के या फिर किसी दूसरी ऐसी एजेंसी के रडार में, तो उस सिचुएशन में उस वकील को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने इसका केस लिया तो केस मेरे ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रोटेक्ट करता है एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज। और ये हमारे देश के सभी वकीलों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब अल्टीमेटली सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे जो पूरा का पूरा लीगल एडवाइस देने की पावर है वो वकीलों को क्या एब्सोल्युटली मिली है? जी हाँ, यानी कि एक वकील की लीगल एडवाइस देने की और लीगल केस को सीक करने की पूरी पावर को सुप्रीम कोर्ट ने रिटेन किया है, और उसके साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हैं दूसरी एजेंसीज की उनको भी बैलेंस किया है। तो अगर आपके पास कभी कोई ये पूछे कि हमारे देश में वकील ज्यादा पावरफुल है या इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो उसको बता जरूर दीजिएगा कि दोनों अपने आप में पावरफुल हैं और दोनों अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लिमिट के अंदर मोस्ट पावरफुल तरीके से काम कर सकते हैं। अब आपका इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आप अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको मेरी क्लासेस के पीडीएफ और बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। और साथ ही साथ इस वक्त हिमाचल जुडिशरी का रिजल्ट आया है जहां पे रैंक 2, 3 और 5 तीनों अनअकैडमी ने दिया है, और हम बहुत जल्द अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपको ऐसा रिजल्ट देने वाले हैं। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे इस पर्टिकुलर अनअकैडमी को ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, ताकि आप अपनी इस चीज को बूस्ट कर पाएं जो कि है आपकी लीगल जर्नी। साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी इंग्लिश में कमांड चाहते हैं, किसी लोकल लैंग्वेज कन्नड़ या मराठी जैसी लैंग्वेजेस या कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो एयरलर्न एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है, जो कि एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी ग्लोबल टॉप चार्ट्स पे है। 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स, 25 से ज्यादा लैंग्वेजेस, आप बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से सीख सकते हैं, और ये आपके लिए एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है अपने इस लीगल करियर को बूस्ट करने की। तो आज ही ज्वाइन कीजिए एयरलर्न को, जिसका लिंक नीचे है, और अपनी इस लीगल जर्नी को बूस्ट कीजिए। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए गाइस स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।